हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की पहली एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, जिसका नाम है टनलिंग थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड डिटरमिनेशन ऑफ टनलिंग कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप टनलिंग थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन समझना चाहते हैं और टनलिंग कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, जिसको हमने पूरी डिटेल्स में इस लेक्चर में डिस्कस किया था। इस टॉपिक का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है ये पता है, तो आप आज का टॉपिक जो है वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की पहली एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पोटेंशियल बैरियर के थ्रू पार्टिकल की टनलिंग को डिस्कस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक पोटेंशियल बैरियर जो है वो कंसिडर करना होगा। यहाँ पर ग्राफ आपको एक प्लॉट करना होगा, जिसमें हमने पोटेंशियल Vx का वेरिएशन शो किया है x के रिस्पेक्ट में। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को अप्लाई करना है किसी प्रॉब्लम में, तो वहां पर पोटेंशियल जो है वो स्लोली वेरिंग फंक्शन होना चाहिए पोजीशन x का, तभी आप WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा पोटेंशियल होगा Vx, वो x के साथ स्लोली वेरी करेगा, जिसको हमने इस कर्व से शो किया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पोटेंशियल है Vx, वो x के साथ बहुत स्लोली वेरी कर रहा है। ये इतना स्लोली वेरी कर रहा है कि इसे आप कांस्टेंट मान सकते हैं, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये x के साथ स्लोली वेरी करेगा। और इस पोटेंशियल Vx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी Vm। ये हमारे पास Vm होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक पार्टिकल कंसिडर करना होगा जिसकी एनर्जी E होगी, और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो पार्टिकल की एनर्जी होगी वो इस पोटेंशियल बैरियर Vx की मैक्सिमम वैल्यू Vm से हमेशा कम रहने वाली है, और जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होगी E, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। इसलिए हमने पार्टिकल की एनर्जी को एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो बातें देखनी होंगी। एक देखना होगा, अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड से इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर एक पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं जिसकी एनर्जी है E, जो कि कांस्टेंट एनर्जी है, और इस E की वैल्यू इस पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम हाइट Vm से कम है, और तो हम क्या होगा, ये पार्टिकल अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, तो क्लासिकली हमें क्या देखने को मिलेगा और क्वांटम मैकेनिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले क्लासिकली अगर हम बात करें, अगर इस पोटेंशियल एनर्जी Vx की मैक्सिमम वैल्यू से पार्टिकल की टोटल एनर्जी कम है, तो पार्टिकल जो है वो यहां से वापस रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम है, तो उस केस में जो पार्टिकल होगा वो इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इस पोटेंशियल बैरियर को पास नहीं कर पाएगा, और पार्टिकल की पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके, पास करके इस रीजन में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर 0 होगी। पार्टिकल यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा अगर पार्टिकल की टोटल एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम हाइट Vm से कम है तो। बट क्वांटम मैकेनिकली अगर हम बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसे हम बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। तो पार्टिकल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेव के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो पार्टिकल क्या करेगा, ये वेव जो होगी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड, इस पोटेंशियल बैरियर को पास करते हुए, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हुए इस रीजन में पहुंच जाएगी, पोटेंशियल बैरियर के राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगी, और पार्टिकल को यहाँ पर
पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो नॉन जीरो होगी। यहाँ पर पार्टिकल को पाए जाने की कुछ ना कुछ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी जो है वो रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हम डिटरमाइन करते हैं टनलिंग कॉफिशिएंट के थ्रू, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो आज के इस लेक्चर में हमें डिराइव करना है बाय यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो उसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ को 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा पहला रीजन होगा, ये हमारा रीजन 1 है जो कि पोटेंशियल बैरियर के लेफ्ट साइड वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पोटेंशियल बैरियर है जिसकी विड्थ x2 माइनस x1 है उस रीजन को हम बोलेंगे रीजन नंबर 2। इस पोटेंशियल बैरियर के रीजन को हम बोलेंगे रीजन नंबर 2, और पोटेंशियल बैरियर के थर्ड साइड में मींस राइट हैंड साइड में जो हमारे पास रीजन है उसे हम बोलेंगे रीजन नंबर 3। अब अगर आपको इन तीनों रीजन्स में पार्टिकल के वेव फंक्शन पता है, और वेव फंक्शन अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से टनलिंग कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम बाउंड्री कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इन तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस को फाइंड करना, और उन तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस का एक्सप्रेशन लिख के कुछ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम टनलिंग कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, मींस वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल के इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके, इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करके, इस पोटेंशियल बैरियर को पास करके रीजन नंबर 3 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस रीजन नंबर 1 में जो पोटेंशियल है Vx वो जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल का वेरिएशन सिर्फ यहां तक है, x1 से लेके x2 तक है। तो इस रीजन में पोटेंशियल Vx जो है वो जीरो है, और इस रीजन में पोटेंशियल जो है वो भी जीरो है। इस रीजन में पोटेंशियल नॉन जीरो है और वो स्लोली वेरी कर रहा है विद पोजीशन x। जिस रीजन में पोटेंशियल जीरो होता है उस रीजन में जो पार्टिकल का मोमेंटम होता है जिसे हम यहाँ पर P0 से डिनोट करेंगे वो होगा हमारे पास 2me। अब ये कैसे आया, क्योंकि पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी यहाँ पर वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होगी। अगर यहाँ पर हम ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा m² v² बाय m, और m² v² को हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर बाय m। mv होता है हमारे पास मोमेंटम, तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ p0² बाय m। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके p0² की वैल्यू आ जाएगी 2me, और यहाँ से p0 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2me। तो इस रीजन में, रीजन नंबर 1 में और रीजन नंबर 3 में जो पार्टिकल का मोमेंटम होगा उसे हम p0 से डिनोट करेंगे, जीरो हम ऊपर लगाएंगे ना कि नीचे। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 3 में, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, Vx जीरो है, तो उस केस में मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का वो स्क्वायर रूट 2me होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रीजन नंबर 1 का जो वेव फंक्शन होगा उसे हम psi1 से डिनोट करेंगे, रीजन नंबर 2 के वेव फंक्शन को हम psi2 से डिनोट करेंगे, और रीजन नंबर 3 के वेव फंक्शन को हम psi3 से डिनोट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हम पार्टिकल को इंसिडेंट करवा रहे हैं लेफ्ट साइड से पोटेंशियल बैरियर के ऊपर, तो पार्टिकल जो है वो एक वेव की तरह इंसिडेंट होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, और उस वेव के साथ, उस इंसिडेंट वेव के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन जो होगा उसे हम psi से डिनोट करेंगे। और इस psi को हम कैसे लिखेंगे, psi को हम ऐसे लिखेंगे, psi इज इक्वल टू psi का एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई e की पावर आइटा p0 बाय h कट इनटू x। इस इंसिडेंट वेव के वेव फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वेव जो है वो इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर x का साइन जो है वो पॉजिटिव हमने लगाया है। तो यहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, a e की पावर आइटा p0 बाय h कट इनटू x होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट वेव यहाँ पर स्ट्राइक करेगी इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर, और इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव।
और उस रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फंक्शन को हम साई आर से डिनोट करेंगे। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साई आर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिल्कुल ठीक इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर ए जो है वो साई आई का एम्पलीट्यूड था, साई आर का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास बी, और साथ में ई की पावर आइटा P0 बाय एच कट इंटू एक्स। बट ये अब जो वेव होगी वो इस तरफ जाएगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन लगाना होगा। तो साई आर की जो वैल्यू होगी वो होगी बी ई की पावर माइनस आइटा P0 बाय एच कट इंटू एक्स, और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स जो हमारा रीजन नंबर 1 का वेव फंक्शन होगा साई 1, वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों वेव फंक्शन के सम के बराबर होगा। साई 1 होगा हमारे पास साई आई प्लस साई आर के बराबर होगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, साई आई और साई आर को ऐड करना है। साई आई आपका ये होगा और साई आर आपका ये होगा। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 के वेव फंक्शन की। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पोटेंशियल जो है वो स्लोली वेरी कर रहा है पोजीशन एक्स के साथ, और ये रीजन जो है उस रीजन में क्या है हमारे पास, ई जो है पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इस पोटेंशियल एनर्जी से कम है। और E लेस देन Vx के केस के लिए जो वेव फंक्शन होता है उसका एक्सप्रेशन हम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से इस लेक्चर में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वहां पर जो हमारे पास वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आया था E लेस देन Vx के लिए, जब हमारा Vx स्लोली वेरिंग फंक्शन होगा x का, तो उस केस में जो वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आया था हमारे पास वो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, और उसे हम साई2 वेव फंक्शन का नाम देंगे। तो यहाँ पर जो साई2 की वैल्यू होगी वो WKB मेथड से हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली। अब बात करते हैं साई3 क्या होगा हमारे पास। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी इंसिडेंट वेव होगी वो यहाँ से इस पोटेंशियल बैरियर को टनल करते हुए, इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करते हुए, इस पोटेंशियल बैरियर को पार करते हुए रीजन नंबर 3 में टनल कर जाएगी। ये रीजन नंबर 2 है, ये रीजन नंबर 1 है, और इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव। और ट्रांसमिटेड वेव के साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन होगा उसे हम साई टी से डिनोट करेंगे। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने साई आर और साई आई को रिप्रेजेंट किया था। पहले हमें एम्पलीट्यूड लिखना होगा। हम मान लेते हैं ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास ई है, और यहाँ पर ई की पावर में सेम हम ये लगाएंगे, क्योंकि इस केस में भी जो हमारा मोमेंटम होगा पार्टिकल का, क्योंकि यहाँ पर Vx 0 है, तो इस केस में भी मोमेंटम जो है वो ये होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ई की पावर में सेम टर्म आएगी, आइटा P0 बाय एच कट बाय एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। ये ट्रांसमिटेड वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो इस केस में जो हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव का जो वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ई इंटू ई की पावर आइटा P0 बाय एच कट इंटू एक्स होगा। तो हमारे पास साई3 होगा थर्ड रीजन का वेव फंक्शन, वो साई के बराबर होगा, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव होगी और कोई वेव नहीं होगी। तो साई3 हमारे पास ये होगा। साई1 हमारे पास इन दोनों वेव फंक्शन का सम होगा, और साई2 का एक्सप्रेशन जो है वो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड के अकॉर्डिंग E लेस देन Vx के लिए जो हमने वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो आपको तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस मिल जाएंगे। उन तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस पर हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, मींस वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जिस प्रोबेबिलिटी के साथ पार्टिकल जो है वो इस रीजन नंबर 3 में पाया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से दी जाएगी, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो हमारे पास क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रीजन नंबर 3 में, और रीजन नंबर 3 में जो हमारे पास वेव है वो ट्रांसमिटेड वेव है। ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ई है, तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा वो रेशो होगा स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसके मॉड का स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E बाय ए मॉड स्क्वायर। तो हमें बेसिकली करना क्या है, E बाय ए का रेशो निकालना है, उसका मॉड करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो हमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। मींस हमें
वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जो प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल को इस रीजन में फाइंड करने की, पार्टिकल के इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करके, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके, इस पोटेंशियल बैरियर को पास करके इस रीजन में जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बराबर, जो कि इसके बराबर होगी। हमें E/A का रेशो बेसिकली फाइंड करना है, और E/A का रेशो जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इन तीनों वेव फंक्शंस psi1, psi2, psi3 के ऊपर कुछ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है आज के टॉपिक का। आई होप आपको ये जो है वो समझ आया होगा। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Consider the motion of a particle of momentum p0 is equal to square root 2me incident from left onto a potential barrier Vx. Note Vx is slowly varying function of position x shown in figure 1 with an energy E that is smaller than the potential's maximum value Vx. तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, एक पोटेंशियल बैरियर Vx के ऊपर एक पार्टिकल इंसिडेंट करवा रहे हैं जिसका मोमेंटम है p0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me। p0 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me कैसे है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसको हम इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट करवा रहे हैं, और यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है Vx वो स्लोली वेरिंग फंक्शन है पोजीशन x का, जिसको हमने इस कर्व के थ्रू यहाँ पर शो किया है। और पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पर E है, जिसको हमने इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी को हमने एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी E वो इस पोटेंशियल बैरियर Vx की मैक्सिमम वैल्यू Vm से हमेशा जो है वो कम बनी रहेगी इस केस के लिए। क्लासिकली द पार्टिकल कांट पेनिट्रेट इनसाइड द बैरियर, हेंस इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, अगर पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम वैल्यू Vm से कम है तो वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और उस बैरियर को क्रॉस करके इस रीजन नंबर 3 में नहीं आ पाएगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल के इस बैरियर को पेनिट्रेट करने की मींस रीजन नंबर 3 में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। पार्टिकल जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसी वॉल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाना चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, ये उसको देखते हैं। क्वांटम मैकेनिकली द प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्टिकल्स टनलिंग थ्रू द बैरियर एंड इमर्जिंग इन रीजन 3 टू द राइट ऑफ द बैरियर इज नॉट 0। क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या कहते हैं कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, पार्टिकल मूविंग होना चाहिए, और उस वेव को हम डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव बोलते हैं। तो जब ये इंसिडेंट वेव इस पोटेंशियल बैरियर पर लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट होगी तो वेव जो है वो इस पोटेंशियल बैरियर को टनल करते हुए, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हुए, इस पोटेंशियल बैरियर को पास करते हुए, इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करते हुए रीजन नंबर 3 में पहुंच जाएगी। ये बात ऑब्वियस होगी कि जो ट्रांसमिटेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव के कंपैरिजन में कम रहने वाला है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको वेव बड़ी बनानी है और यहाँ पर आपको वेव जो है वो छोटी बनानी है, क्योंकि इस पोटेंशियल बैरियर में जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर की मैक्सिमम हाइट Vm से कम है। तो यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड का ड्रॉप जरूर देखने को मिलेगा, बट पार्टिकल जो है वो वेव की फॉर्म में रीजन नंबर 3 में पहुंच जाएगा, इस बैरियर को टनल करते हुए, इस बैरियर को पेनिट्रेट करते हुए, और इस पार्टिकल के यहाँ पर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो नॉन जीरो होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड वी कैन एस्टिमेट द पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द बैरियर। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड के से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकल के इस पोटेंशियल बैरियर को टनल करने की, इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट क्रॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मींस पार्टिकल के थर्ड रीजन में पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। वो प्रोबेबिलिटी जो है वो हम इस टनलिंग कोफिशिएंट के थ्रू जो है वो डिटरमाइन करेंगे, जिसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये रहने वाला है। तो ये टनलिंग कोफिशिएंट, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस के एक्सप्रेशन जो है वो लिखने होंगे। पहले हम रीजन नंबर 1 का वेव फंक्शन लिखेंगे। नाउ वेव फंक्शन इन रीजन 1 जो कि होगा psi1, जो किसके बराबर होगा, इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फंक्शन psi r। आपको बताया था कि जो psi i होगा यहाँ पर वो होगा a e की पावर आयटा p नॉट बाय h कट x, क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है
तो यहाँ पर e की पावर में आपको प्लस देखने को मिलेगा। और जो रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास ये होगा b e की पावर माइनस आइटा p नॉट x बाय h कट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर e की पावर में आपको माइनस साइन जो है वो देखने को मिलेगा। तो साई वन हमारे पास क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव का वेव फंक्शन साई आई जो कि है हमारे पास a e की पावर आइटा p नॉट x बाय h कट, प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फंक्शन जो कि है b e की पावर माइनस आइटा p नॉट बाय h कट इंटू x, जहां पर a जो है वो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव्स का और जो हमारे पास b है वो एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव्स का। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे where a and b are amplitudes of incident and reflected waves respectively। देखिए स्टूडेंट साई वन का एक्सप्रेशन हमें फाइंड कर लिया है। जो साई वन का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू भी हमें आगे चाहिए होगी बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते समय, तो हम साई वन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है वो अभी फाइंड करके रख लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो आपको क्या मिलेगा, डी साई वन बाय डी एक्स इज इक्वल टू a कांस्टेंट है e की पावर आइटा p नॉट x बाय h कट, इसका डेरिवेटिव पहले सेम टर्म आ जाएगी, साथ में पावर का डेरिवेटिव होगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट जो है आइटा p नॉट बाय h कट वो साथ में आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, पहले आपको एक्सपोनेंशियल टर्म सेम उतार देनी है e की पावर माइनस आइटा p नॉट h कट बाय x, फिर आपको पावर का डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर x ऊपर आएगा और h कट नीचे आएगा और x का जो कोफिशिएंट है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आइटा पी नॉट बाय एच कट, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन आएगा आइटा पी नॉट बाय एच कट, आइटा पी नॉट बाय एच कट अंदर रह गया ए ई की पावर आइटा पी नॉट एक्स बाय एच कट माइनस बी ई की पावर माइनस आइटा पी नॉट एच कट बाय एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स आएगा और नीचे एच कट आएगा, ये ध्यान रखना आपने। तो स्टूडेंट्स डी साई वन बाय डी एक्स को हम साई वन डैश से डिनोट कर सकते हैं। साई वन डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई वन के फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट ए इक्वेशन होगी क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 3 के वेव फंक्शन की। वेव फंक्शन इन रीजन 3 दैट विल बी साई 3। रीजन नंबर 3 में हमारे पास सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव ही है और ट्रांसमिटेड वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई इंटू ई की पावर आइटा पी नॉट एक्स बाय एच कट। ट्रांसमिटेड वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर ई की पावर में आपको प्लस का साइन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साई 3 जो है वो ट्रांसमिटेड वेव के वेव फंक्शन साई टी के बराबर होगा। मैं साई 3 जो है वो ई इंटू ई की पावर आइटा पी नॉट एक्स बाय एच कट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी जहां पर ई जो है वो ट्रांसमिटेड वेव्स के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 3 का वेव फंक्शन हमने लिख लिया है। अभी हमें रीजन नंबर 2 का वेव फंक्शन लिखना है और जब हमें रीजन नंबर 2 का वेव फंक्शन मिल जाएगा तो हम इन तीनों वेव फंक्शंस पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके इस टनलिंग कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन साई 1 का एक्सप्रेशन लिख लिया था फर्स्ट इक्वेशन में, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया था एक्स के रिस्पेक्ट में साई 1 डैश फर्स्ट ए इक्वेशन में। थर्ड रीजन का वेव फंक्शन हमने लिख लिया था सेकंड इक्वेशन में। जो साई 3 डैश की वैल्यू है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको साई 3 का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड करना है हमें सेकंड रीजन का वेव फंक्शन। द वेव फंक्शन इन द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन टू फॉर ई लेस देन Vx इज गिवन बाय WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड एज फॉलोज। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड रीजन में ई जो है वो लेस देन Vx है। क्लासिकली पार्टिकल की एनर्जी अगर Vx से कम है तो पार्टिकल इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं x1 से लेके x2 तक के रीजन को हम बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक के रीजन को हम बोलते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। क्योंकि क्लासिकली पार्टिकल इस रीजन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि पार्टिकल की जो एनर्जी है इस रीजन में वो Vx से कम है। तो इस रीजन के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो हमें WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड देता है, जो कि हमने इस लेक्चर में फाइंड किया था और वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से था, वहां पर जो वेव फंक्शन निकल के आया था ई लेस देन Vx केस के लिए वो ये था साई 2 इज इक्वल टू सी बाय स्क्वायर रूट मॉड ऑफ px एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय h कट इंटीग्रेशन मॉड ऑफ px dx प्लस d बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ px एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन h कट इंटीग्रेशन मॉड ऑफ px dx। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी जहां पर मॉड ऑफ px हमने देखा था क्या था, आइटा स्क्वायर रूट 2m vx माइनस ई। इस रीजन में जो मोमेंटम होगा पार्टिकल का
वो इमेजिनरी होगा, क्योंकि यहाँ पर Vx जो है वो E से बड़ा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो Vx से कम है। तो यहाँ पर मोमेंटम जो है पार्टिकल का वो इमेजिनरी रहने वाला है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल था उसकी बाउंड्रीज मेंशन नहीं थी। यहाँ पर बाउंड्री जो है वो x1 से x2 तक है। मान लीजिए पार्टिकल जो है t टाइम पर इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, और ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो हमें लिमिट्स लेनी होंगी इंटीग्रेशन की, वो x1 से x तक लेनी होंगी। मान लीजिए पार्टिकल जो है वो p पॉइंट पर है और p पॉइंट जो है वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो लिमिट्स होंगी, लिमिट्स इंटीग्रेशन की, वो x1 से x हमें लेनी होंगी। तो यहाँ पर आप लिमिट जरूर लगाएंगे x1 से x। वहां पर हमने जो वेव फंक्शन निकाला था वहां पर हमने लिमिट्स नहीं लिखी थी, बट हमें यहाँ पर आज के टॉपिक के लिए लिमिट्स लिखनी होंगी। x1 टू x, इस x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? x2 हो सकती है, क्योंकि क्लासिकली फॉरबिडन रीजन जो है E लेस देन Vx रीजन जो है, रीजन 2 जो है वो x1 से x2 तक ही है। तो इस x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो x2 हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर इस साइटू वेव फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन वाली टर्म है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, और एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टर्म है क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमारा पोटेंशियल बैरियर काफी वाइड हुआ तो इस रीजन में जब हमारी वेव एंटर करेगी रीजन नंबर 2 में, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। और ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से कम रहने वाला है। तो हमारे पास जो इन दोनों टर्म्स में से हमारी कौन सी टर्म जो है वो वैलिड होगी? ये वाली टर्म वैलिड होगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बता रही है कि जो साइटू की वैल्यू है वो x के साथ, इस डिस्टेंस के बढ़ने के साथ जो है वो डिक्रीज होगी। ये टर्म जो है वो हमें नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेव फंक्शन जो है वो डिक्रीज होना चाहिए x के साथ, क्योंकि हमारा पोटेंशियल बैरियर जो है वो वाइड है। बट ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टर्म है, तो ये टर्म हम नहीं लेंगे, क्योंकि इस केस में ये जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेव फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, ना कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये टर्म हमें नहीं लेनी है। तो ये लाइन आप लिखेंगे, बट इफ द बैरियर इज वेरी वाइड देन कोफिशिएंट d ऑफ द एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टर्म इन इक्वेशन 3 मस्ट बी स्मॉल। अगर हमारा पोटेंशियल बैरियर बहुत वाइड है तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है हमारी इस वेव का वो डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, जो कि इस टर्म के द्वारा दिया जाएगा। ये टर्म जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, तो इस केस में d 0 होना पड़ेगा। तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे d अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी यूजिंग 5 in 3। इस पूरी टर्म को आप 0 पुट कर दो तो आपके पास साइटू बचेगा c बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड px एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन h कट इंटीग्रेशन x1 टू x मॉड ऑफ px dx। ये हमें बता रही है कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा रीजन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की जो एनर्जी है वो Vx से कम है। उसे इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए काफी जोर लगाना होगा, काफी दम लगाना होगा, इसलिए जो उसके वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, जो कि माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। d साई2 बाय dx निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। d साई2 बाय dx इज इक्वल टू c बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ px। px का जो मॉड होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसे हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलेंगे, c बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ px। और इस एक्सपोनेंशियल टर्म का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो है वो x के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पहले सेम उतार देंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x मॉड ऑफ px dx। फिर इस टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस 1 अपॉन h कट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला फंक्शन बचेगा, दैट इज मॉड ऑफ px। इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो d साई2 बाय dx हमारे पास ये आ जाएगा। इस टर्म को आगे लिख दो तो आपके पास बचेगा d साई2 बाय dx को हम लिख देंगे साई2 डैश, दैट विल बी इक्वल टू माइनस c बाय h कट स्क्वायर रूट मॉड ऑफ px। ऊपर है हमारे पास मॉड ऑफ px एक्सपोनेंशियल, साथ में ये वाली टर्म माइनस 1 बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x मॉड ऑफ px dx। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि है हमारे पास
ई बाय ए का स्क्वायर। ई यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड वेव का और ए जो है वो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का। तो ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी होगी। बाउंड्री कंडीशन को हम कॉन्टिन्यूटी रिलेशन भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस पोटेंशियल बैरियर की जो बाउंड्रीज हैं वो x1 है और x2 है। इस बाउंड्री x1 पर ये वाला वेव फंक्शन ψ1 और ये वाला वेव फंक्शन ψ2 आपस में बराबर होंगे। तो x1 पर ψ2 जो है ψ1 के बराबर होगा x1 बाउंड्री के ऊपर। अगर ψ1 ψ2 के बराबर है तो इनके डेरिवेटिव भी जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। कहां पर? x1 पॉइंट पर। इसी तरह से इस x2 पॉइंट पर ψ2 और ψ3 बराबर होंगे और इनके डेरिवेटिव्स भी बराबर होंगे। तो ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है? x1 पॉइंट पर ψ1 और ψ2 जो है वो आपस में बराबर होने वाले हैं, क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट द बाउंड्री। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दैट इज कॉन्टिन्यूटी रिलेशन। पहला हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है कि ψ1 की जो वैल्यू होगी x1 पॉइंट पर वो इक्वल टू होगी ψ2 की वैल्यू x1 पॉइंट पर। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। ψ1 ψ2 की वैल्यू हमें पता है। ψ1 हमारे पास ये है। आपको सिंपली करना क्या है, जहां जहां x लिखा है वहां वहां x1 पुट कर देना है, तो आपको मिलेगा ψ1 x1 की वैल्यू। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 and 6 in 8। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ψ1 की वैल्यू है और 6th इक्वेशन में हमारे पास ψ2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए ψ1 की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, a इंटू ई की पावर आटा पी नॉट बाय एच कट, और यहाँ पर x की जगह पर हमने पुट कर दिया x1, क्योंकि ψ1 आपको x1 पर लेना है, प्लस b ई की पावर माइनस आटा पी नॉट बाय एच कट, और x की जगह हमने पुट कर दिया x1। दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाइए आप 6th इक्वेशन में ψ2 की वैल्यू हमने x1 पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो जहां जहां x है वहां x1 पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा c बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ px1 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x, और यहाँ पर मॉड ऑफ px dx आ जाएगा। हमने क्या किया है, इस x को हमने x1 से रिप्लेस कर दिया है। आपको सिर्फ लिमिट में x को x1 से रिप्लेस करना है, ना कि अंदर बाहर रिप्लेस करना है। जब इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो आपको जहां पर इंटीग्रेशन में x है उसको x1 से रिप्लेस करना है। तो हमने इस x को x1 से रिप्लेस कर दिया और अंदर मॉड ऑफ px dx जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा बिटवीन लिमिट्स a टू a वो हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पर लिमिट जो है वो x1 टू x1 है, तो ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली टर्म आप ऐसे ही लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू c बाय इस p ऑफ x1 के मॉड को हमने सिंप्लिसिटी के लिए a1 मान लिया। a1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 मॉड ऑफ px1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस जो मोमेंटम की वैल्यू होगी x1 पॉइंट पर उसका जो मॉडुलस होगा वो हमारे पास a1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन जाएगा c बाय स्क्वायर रूट a1, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। लिमिट्स यहाँ पर सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा a e की पावर आटा p0 x1 बाय h कट प्लस b e की पावर आटा p0 x1 बाय h कट इज इक्वल टू c बाय स्क्वायर रूट a1, जहां पर a1 जो है वो मॉड ऑफ px1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 9th इक्वेशन होगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमने ये इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर ली है। अब हमें दो और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, वो अप्लाई करके आपके पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकल आएगा और वो हम फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने पहली बाउंड्री कंडीशन ψ1 x1 इज इक्वल टू ψ2 x1 अप्लाई करके ये 9th इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर ली थी। अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन, जिसे आप सेकंड कॉन्टिन्यूटी रिलेशन भी बोल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा कि जो ψ1 का डेरिवेटिव होगा x1 पर और जो ψ2 का डेरिवेटिव होगा x1 पर वो भी आपस में बराबर होंगे। अब ψ1 डैश और ψ2 डैश जो है वो हमने कौन सी इक्वेशंस में फाइंड किए थे, फर्स्ट ए एंड 6th ए इक्वेशन में फाइंड किए थे। फर्स्ट ए इक्वेशन में हमने ψ1 डैश फाइंड किया था, वहां पर आपको x की जगह x1 करना है, और 6a इक्वेशन में हमने ψ2 डैश फाइंड किया था, वहां पर आपको x की जगह x1 करना है और आपको 10th इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1a एंड 6a इन 10 वी गेट 1a इक्वेशन में जो ψ1 डैश था वो पहले मैं लिख देता हूं, वो क्या था, आटा p0 बाय h कट a e की पावर आटा p0 x बाय h कट माइनस b e की पावर आटा p0 बाय h कट इनटू x इज इक्वल टू
साई टू डैश की वैल्यू हमने 6 इक्वेशन में निकाली थी, जो कि कुछ इस प्रकार से थी, माइनस सी मॉड ऑफ पी एक्स बाय एच कट स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ पी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा बाय एच कट इंटीग्रेशन x1 टू x मॉड ऑफ पी एक्स डी एक्स। आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर आपको x1 करना है, तो इस x की जगह पर x1 कर देना है और इस x की जगह x1 कर देना है, इस x की जगह पर x1 कर देना है, इस x की जगह पर आपको x1 कर देना है और इस लिमिट में जहां पर x है वहां पर आपको x1 कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक तो h कट से h कट जो है वो कैंसिल कर देंगे और पीछे सेक्शन में हमने देखा था कि मॉड ऑफ px1 को सिंप्लिसिटी के लिए हमने a1 पुट किया था, तो इस मॉड ऑफ px1 की जगह पर a1 आ जाएगा, इस मॉड ऑफ px1 की जगह पर a1 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है हमारे पास और यहाँ पर लिमिट जो है वो सेम हो गई है, तो ये इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस एक्सपोनेंशियल 0 की जगह पर 1 पुट कर देंगे और इस आइटा p0 को आप नीचे ले आएंगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा a e की पावर आइटा p0 x1 बाय h कट माइनस b e की पावर माइनस आइटा p0 x1 बाय h कट। यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन भी लगाना है आपको, ये लिखना मत भूलना, माइनस साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दैट विल बी इक्वल टू माइनस सी ए जीरो और नीचे हमारे पास आ गया आइटा p0, नीचे स्क्वायर रूट a1 है, एक्सपोनेंशियल 0 जो है वो 1 हो गया, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स 11th और 9th इक्वेशन को अगर हम दोनों को साइड वाइज ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर a e की पावर आइटा p0 x1 बाय h कट है और यहाँ पर भी a e की पावर आइटा p0 बाय x1 h कट है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होके बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ a। पहले आप लिखेंगे एडिंग 9 एंड 11 वी गेट, तो यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो गई, ये बनेगा 2a e की पावर आइटा p0 x1 बाय h कट। ये देखिए ये है प्लस का b e की पावर आइटा p0 x1 बाय h कट और ये है हमारे पास माइनस का b e की पावर माइनस आइटा p0 x1 बाय h कट। तो ये टर्म से ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके हमारे पास ये आ गया, राइट हैंड साइड को ऐड करें तो हमारे पास है यहाँ पर c बाय स्क्वायर रूट a1, इसमें आपको ये ऐड करना है जो कि है माइनस सी a1 बाय आइटा p0 स्क्वायर रूट ऑफ a1। यहाँ से आप कॉमन ले लो c बाय स्क्वायर रूट a1, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस a1 बाय आइटा p0। हमें बेसिकली करना क्या है, c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, इस स्क्वायर रूट a1 को आप ऊपर भेज दो और इस पूरी ब्रैकेट को नीचे भेज दो, तो c की वैल्यू आ जाएगी c विल बी इक्वल टू 2a, ये रूट a1 ऊपर चला गया रूट a1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये पूरी ब्रैकेट 1 माइनस a1 बाय आइटा p0 और साथ में हमारे पास है ये एक्सपोनेंशियल e p0 x1 बाय h कट, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। c की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन का अप्लाई करके निकाली है। तीसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तीसरी बाउंड्री कंडीशन हमें ये कहती है कि जो साई2 की वैल्यू होगी x2 पर और जो साई3 की वैल्यू होगी x2 पर वो आपस में बराबर होगी। साई2 हमने फाइंड कर रखा है 6th इक्वेशन में और साई3 हमने फाइंड कर रखा है 2nd इक्वेशन में। तो 6th इक्वेशन से जो साई2 की वैल्यू थी वो थी हमारे पास c बाय स्क्वायर रूट ऑफ px मॉड ऑफ px एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा बाय h माइनस 1 बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x मॉड ऑफ px dx और साई3 की वैल्यू 2nd इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से थी e इंटू e की पावर आइटा p नॉट x बाय h कट। आपको करना क्या है, जहां जहां x है वहां आपको x2 पुट कर देना है, तो यहाँ पर इस x की जगह पर x2 आएगा, इस x की जगह पर x2 आएगा और यहाँ पर इस x की जगह पर x2 आएगा, तब ये वेव फंक्शन जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने मॉड ऑफ px1 को a1 लिया था उसी तरह से मॉड ऑफ px2 को हम a2 लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम मॉड ऑफ px2 को हम सिंप्लिसिटी के लिए a2 मान के चलेंगे जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि मॉडुलस जो है वो एक नंबर होगा जो कि कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा c बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 मॉड ऑफ px2 की जगह हमने a2 लिख दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय h कट, यहाँ पर इंटीग्रेशन x1 टू x2 मॉड ऑफ px dx दैट विल बी इक्वल टू, और साथ में इस e की पावर वाली टर्म को इधर लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, तो इधर आएगी जब ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म इधर आकर जो है वो नेगेटिव की हो जाएगी, पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी। तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म को यहाँ पर भेजने हैं, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस आइटा p0 x बाय h कट और इक्वल टू हमारे पास e आ गया, ये हमारी होगी 14th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, c की जो वैल्यू हमें फाइंड की थी 12th इक्वेशन में, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे इस c की जगह पर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 इन 14 वी गेट, c की वैल्यू पुट कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, c की वैल्यू है हमारे पास
2a स्क्वायर रूट a1, नीचे है 1 माइनस a1 बाय आइटा p0 और यहाँ पर है e की पावर आइटा p0 h कट बाय x1। ये तो हमने c की वैल्यू पुट कर दी। साथ में है हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a2, साथ में है एक्सपोनेंशियल। ये दोनों टर्म जो है वो आप एज इट इज उतार देंगे और इक्वल टू में हमारे पास e है। तो स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है जो कि किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ e बाय a के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें e बाय a फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस a को इस e के डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो आपको e बाय a मिलेगा। क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 2 स्क्वायर रूट a1 और नीचे हम क्या करते हैं, आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस आइटा a1, नीचे आइटा स्क्वायर p0, साथ में हमारे पास है रूट a2 और साथ में हमारे पास है ये वाली एक्सपोनेंशियल वाली पावर और ये वाली एक्सपोनेंशियल वाली पावर। इनमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या आइटा p0 बाय h कट कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x1 माइनस का x2, x1 माइनस x2 आएगा यहाँ पर, सॉरी x1 माइनस x2, यहाँ पर x1 माइनस x2 आएगा, x1 प्लस का और माइनस का x2। एक्सपोनेंशियल साथ में हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 1 बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x2 मॉड ऑफ px dx आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, मॉड ऑफ e बाय a का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस भी लेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। तो हमने दोनों तरफ मॉड करना है और स्क्वायर करना है। तो मॉडुलस ऑफ e बाय a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 एक रियल नंबर है तो 2 का मॉड तो 2 ही होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। रूट a1 का मॉड रूट a1 ही होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा a1 हमारे पास। और स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले एक काम आप कर दीजिए, आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का हो जाएगा साइन। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें इस टर्म का मॉडुलस करना है और उसका स्क्वायर करना है। अब आपने a प्लस आइटा b का अगर आपको मॉडुलस निकालना हो तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का जो कोफिशिएंट है a1 बाय p0 उसका स्क्वायर, a1 स्क्वायर p0 का स्क्वायर, और आपको ऊपर स्क्वायर भी करना है, वो स्क्वायर आ गया। पहले हमने इसका मॉडुलस किया जो कि हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a1 स्क्वायर बाय p0 स्क्वायर, फिर ऊपर स्क्वायर करना तो हमने स्क्वायर भी कर दिया। a2 स्क्वायर रूट का जो मॉडुलस होगा वो यही होगा क्योंकि एक रियल नंबर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा a2। और यहाँ पर इसका मॉडुलस का साइन लगाकर मॉडुलस e की पावर आइटा p0 बाय h कट x2 माइनस x1 नहीं, यहाँ पर x1 माइनस x2 आएगा और साथ में ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पर इसका मॉडुलस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, ये पूरी की पूरी एक रियल टर्म है, तो इसका मॉडुलस यही होगा और इसका हमें स्क्वायर करना है। देखिए, अगर आपको एक्सपोनेंशियल x का स्क्वायर करना है तो ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल 2x, मतलब e की पावर x का अगर आपको स्क्वायर करना है तो e की पावर 2x ही तो होता है वो। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल -2 आ गया यहाँ पर बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x2 मॉड ऑफ px dx। इसका स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत बार बता दिया गया है कि जो e की पावर प्लस माइनस आइटा थीटा का मॉडुलस होता है वो हमेशा 1 होता है। ये हमने काफी टॉपिक्स में ये फॉर्मूला यूज किया है। थीटा की जगह कुछ भी लिखा हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म लिखी हो, बट e की पावर में प्लस माइनस आइटा है, साथ में कुछ भी लिखा हुआ है, उसका मॉडुलस जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, e की पावर में आइटा है, साथ में p0 बाय h कट x1 माइनस x2 लिखा हुआ है, उसका हमें मॉडुलस करना है तो वो हमेशा 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर लिख दीजिए और साथ में इस टर्म को आप ऐसे लिख दीजिए, e की पावर में लिख दीजिए इसको e की पावर -2, साथ में 1 बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x2 मॉड ऑफ px dx आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल कर देंगे, मॉड ऑफ e बाय a का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ पर 1 प्लस a1 स्क्वायर बाय p नॉट स्क्वायर, नीचे हमारे पास a2 और इस a1 को आप a2 के नीचे लिख दो, a2 बाय a1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस a1 को हम इस a2 के नीचे लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया और हमने ये वाली टर्म जो है वो इस फॉर्म में लिख दी, e की पावर में लिख दिया, -2 पहले लिख दिया और बाकी जो बचा वो हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस a2 बाय a1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ e बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 1 से a2 बाय a1 को मल्टीप्लाई किया, a2 बाय a1 आ गया। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक a1 से एक a1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा प्लस a1 a2 बाय p नॉट स्क्वायर और साथ में 1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ पर e की पावर -2 और इस पूरी टर्म को हम गामा पुट कर देंगे।
गामा पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर -2 गामा, वेयर गामा इज इक्वल टू 1 बाय h कट स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन x1 टू x2 मॉड ऑफ px dx। मॉड ऑफ px हमारे पास था स्क्वायर रूट 2m vx माइनस e, साथ में हमारे पास dx है। देखिए स्टूडेंट्स, जो px होगा हमारे पास e लेस देन vx के लिए वो तो इमेजिनरी होगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास आइटा 2m vx माइनस e। बट जो हमारा मॉड ऑफ px होगा, मॉड ऑफ px वो क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, मॉडुलस ले लें दोनों तरफ, तो आइटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है, तो यहां पर, और ये जो रियल टर्म का मॉडुलस होगा वो हमारे पास यही आएगा। तो ये ध्यान रखना, शायद हमने पहले जब फोर्थ इक्वेशन लिखी थी वहां मॉड ऑफ px के साथ हमने यहाँ पर आइटा लगा दिया था। आइटा कहां पर आएगा, जब हम सिंपल px लिखेंगे, px यहाँ पर आइटा स्क्वायर रूट ऑफ 2m vx माइनस e होगा, बट मॉडुलस ऑफ px जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2m vx माइनस e के बराबर होगा, क्योंकि आइटा का मॉडुलस जो है वो 1 होता है। या आप फोर्थ इक्वेशन में करेक्शन कर लीजिएगा कि मॉड ऑफ px ये होगा और px हमारे पास ये होगा। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल्स पैसेज थ्रू द बैरियर इज गिवन बाय ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल जो है वो बैरियर को पेनिट्रेट करता हुआ थर्ड रीजन में एंटर करेगा, और थर्ड रीजन में होने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो किससे दी जाएगी, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी से दी जाएगी। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी जो है वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा। ई बाय ए का मॉड का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के आया है। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 बाय a2 बाय a1 प्लस a1 a2 बाय p नॉट स्क्वायर e की पावर -2 गामा के बराबर हो जाएगी। ये सारी टर्म जो हैं वो कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा e की पावर -2 गामा के, जहां पर गामा जो है वो ये होगा 1 बाय h कट इंटीग्रेशन x1 टू x2 स्क्वायर रूट 2m vx माइनस e dx। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें ऑब्टेन करना था। हमें फाइंड करना था कि जो पार्टिकल टनलिंग करके पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पास करेगा, और थर्ड रीजन में जब एंटर करेगा उसके थर्ड रीजन में होने की, टनलिंग करने की, पोटेंशियल बैरियर को टनलिंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के थ्रू फाइंड करना था। और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन, जो कि एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास यही रिजल्ट निकल के आता है। अगर आपको Vx की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टडी करेंगे WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो मिलेंगे उस लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर।